नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात की थी। आज हम उसे कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरणों की। पहले मैंने सामाजिक अनुसंधान जब बताया था तब भी उसमें कुछ चरण बताए थे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम अध्ययन करते तो वो ये अध्ययन एक वैज्ञानिक अध्ययन की श्रेणी में गिना जा सकता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण अगर हमें करना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा जाए। जो भी उद्देश्य हमने अपने सर्वेक्षण के लिए चुने हैं, तय किए हैं, उनको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि हम पूरी तैयारी के साथ स्टेप बाय स्टेप यानी कुछ चरणों को, कुछ एक क्रम को फॉलो करते हुए जब हम अध्ययन करते हैं तभी हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक विद्वान है पार्टन, वो कहते हैं कि किसी सर्वेक्षण की योजना, संगठन एवं संचालन किसी व्यापार को स्थापित करने व चलाने के समान है। यानी अगर एक सर्वेक्षण इस प्रकार का है जैसे कि कोई बिजनेस को आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसे चला रहे हैं, दोनों के लिए तकनीकी ज्ञान एवं कार्यकुशलता, प्रशासनिक योग्यता तथा विशिष्ट अनुभव या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करेंगे सर्वेक्षण के प्रमुख चरणों की, यानी किन किन स्टेप से एक सर्वेक्षण जो है वो किया जाता है। सबसे पहला है समस्या का चुनाव। हमने जब अनुसंधान के चरणों की बात की थी तो वहाँ पर भी सबसे पहली चीज़ यही थी कि हमें एक अध्ययन विषय का चुनाव करना है। समस्या का मतलब हमेशा प्रॉब्लम नहीं है, समस्या का मतलब है यहाँ पर अध्ययन का विषय। वो एक सामान्य विषय भी हो सकता है, लोगों की पसंद नापसंद, मनोरंजन के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो भी एक अध्ययन का विषय है। और कुछ सामाजिक समस्याएं अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन यहाँ समस्या का मतलब सिर्फ समस्या यानी सामाजिक समस्या या सोशल प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है एक सामाजिक मुद्दा, एक विषय जिस पर आप अध्ययन करना चाहते हैं। तो सर्वेक्षण की जो सफलता या असफलता है वो बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप समस्या का चुनाव कैसे कर रहे हैं। जिस विषय को चुना जाए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबसे पहली बात है कि सर्वेक्षणकर्ता की रुचि हो, यानी वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में इंटरेस्टेड हो, वो वाकई में उसके बारे में सही तथ्य जुटाना चाहता हो। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। आपके साधन कितने हैं, यानी हो सकता है बहुत एम्बिशियस हो, बहुत बड़ा आप कोई टॉपिक चुन लेते हैं, आप वाकई में इंटरेस्टेड है उसके बारे में जानने में, लेकिन धन, समय, कितने कार्यकर्ता उसके लिए चाहिएंगे, विषय क्षेत्र कितना व्यापक है, इन सारी चीज़ों को भी हमें अध्ययन का विषय चुनने के समय ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस उस अध्ययन विषय की कितनी उपयोगिता है। अगर हम एक आउटडेटेड टॉपिक चुनते हैं, यानी एक ऐसा विषय चुनते हैं जो कि अब प्रासंगिक ही नहीं है, या एक ऐसा विषय चुनते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं, तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस अध्ययन विषय से जो हम रिजल्ट प्राप्त करें उससे ज्ञान की वृद्धि भी हो, प्लस कुछ सार्वजनिक हित या समाज का जो सुधार की जो योजनाएं हैं उसमें भी वो उपयोगी सिद्ध हो सके। तो समस्या का चुनाव हमें यहाँ करना होता है। सेकंड है सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। यानी कभी भी कोई भी अगर सर्वेक्षण या अनुसंधान किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता उससे संबंधित कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जिन्हें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी जनरली हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सपोज आप जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपका सामान्य उद्देश्य होंगे कि भारत में कितनी जातियां हैं, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जातियां रहती है, किन किन जातियों के कौन कौन से सामाजिक तौर तरीके हैं। और विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है आपका ये जानना हो कि कौन सी जातियां ज़्यादा प्रबल श्रेणी में आती है, भारत में जाति व्यवस्था के कारण क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण हमें करना होता है ताकि हमें पता चल सके कि हम एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं। तीसरा है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। जब हम
अध्ययन का विषय चुन लेते हैं, उद्देश्य समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, हमारी अध्ययन की इकाइयाँ कौन सी होगी, जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें किन लोगों से हम वो जानकारी हासिल करेंगे। तो इस प्रकार हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। प्रारंभिक तैयारियां जो है उसके अंदर हम कोई भी काम शुरू करने से पहले जो एक प्री प्रिपरेशन होती है, यानी आप जो उपलब्ध साहित्य है उसका अध्ययन करेंगे कि आप जिस विषय को चुने हुए हैं उस पर ऑलरेडी किन किन लोगों ने काम किया है, उससे आपके उस विषय के ज्ञान में वृद्धि होती है, अध्ययन में स्पष्टता आ जाती है और ये भी पता चल जाता है कि उस अध्ययन को करने के लिए कौन सी विधियाँ या पद्धतियाँ उपयुक्त रहेंगी। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वेक्षणकर्ता अपना अध्ययन शुरू करने से पहले अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है और वहाँ के लोगों से अनौपचारिक बातचीत करता है ताकि उसे अनुमान हो जाए कि वहाँ पर अध्ययन करते समय उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक तरीके की प्रारंभिक तैयारियां हैं जो कि सर्वेक्षणकर्ता करते हैं। उसके बाद है निदर्शन का चुनाव। अगर आपका अध्ययन जो है वो समग्र है, जो हमने प्रकार में डिस्कस किया था कि समग्र भी हो सकता है, यानी पूरा जो समुदाय है उसका आप अध्ययन कर रहे हैं, परंतु ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। जो मैंने आपको कहा था, जनगणना जो है वो सभी लोगों का पूरा डेटा लिया जाता है उसके अंदर। निदर्शन का मतलब होता है सैंपल। जब हम किसी बड़े समूह में से कुछ इकाइयों को चुनते हैं, कुछ ऐसी इकाइयों को चुनते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी जिनमें समग्र की विशेषताएं हों। तो निदर्शन का चुनाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सामाजिक सर्वेक्षण में। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, आपको निदर्शन का आकार चुनना है, यानी अगर आपका समग्र 500 का है तो आप 50 लोगों का अध्ययन करेंगे या 10 लोगों का करेंगे या 5 लोगों का करेंगे। वो एक बैलेंस हमें देखना पड़ता है कि रेशो या अनुपात जो है वो ऐसा हो जिससे कि समग्र निदर्शन ना तो बहुत छोटा हो और ना इतना बड़ा हो कि आपके लगे कि इससे तो पूरा समग्र ही हम समझ लेते। तो निदर्शन का आकार निर्धारण किया जाता है और उसके बाद कुछ विधियों द्वारा निदर्शन चुना जाता है, यानी किन लोगों को उस निदर्शन में हम शामिल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि समय और साधन क्योंकि आपके सीमित हों तो आप निदर्शन चुनकर प्रतिनिधित्वपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। समय और श्रम की बचत होती है, व्यय भी कम आता है। उसके बाद हम करते हैं बजट व समय का निर्धारण। सर्वेक्षण, क्योंकि हमने बात की थी, थोड़ा बड़े लेवल का अध्ययन होता है, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि उसके लिए एक बजट तैयार किया जाए कि किस किस मद पर कितना कितना खर्चा आएगा और ओवरऑल पूरा सर्वेक्षण कंप्लीट करने में कितना खर्चा आएगा। सर्वेक्षण के विषय, अध्ययन क्षेत्र, कार्यकर्ताओं की संख्या, समय, इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। फिर समय सूची बनाई जाती है, क्योंकि सर्वेक्षण कई बार ऐसे भी होते हैं जो कि 2, 3 या 4 चरणों में भी निपटाए जाते हैं, यानी एक चरण में कितना समय लगेगा, उसके बाद द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया जाएगा, उसके बाद तृतीय चरण कब होगा। तो इस प्रकार से उन्हें कुछ चरणों में बांटा जाता है। तो इसके लिए ये भी निर्धारण करना आवश्यक है कि हम एक टाइम शेड्यूल कैसे उसके लिए बनाएंगे और कितना समय उस सर्वेक्षण के लिए दिया जाएगा। उसके बाद है अध्ययन पद्धति का चुनाव। जब आपने बजट निर्धारित कर लिया, समय निर्धारित कर लिया, निदर्शन चुन लिया, आपने पूर्व तैयारियां कर ली, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके अध्ययन विषय के लिए, आपके अध्ययन की प्रकृति के अनुसार, आपके उपलब्ध साधनों के अनुसार, समय के अनुसार, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, उसके अनुसार आपके लिए, आपके सर्वेक्षण के लिए कौन सी अध्ययन विधि जो है वो समुचित रहेगी या परफेक्ट रहेगी। आप अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी मेथड, शेड्यूल या प्रश्नावली, अनुसूची, इनमें से कुछ मेथड या कोई एक मेथड चुन सकते हैं और उसके आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कार्यकर्ताओं का चुनाव व प्रशिक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण जो है, अगर एक बड़े लेवल का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो ऐसा भी आवश्यक है, हो संभावना है कि आपको एक से ज़्यादा लोग सर्वेक्षण के रूप में चाहिए हों, सर्वेक्षणकर्ता के रूप में, यानी एक टीम बनती है सर्वेयर्स की, जो कि जिनमें एरिया बांट दिया जाता है और वो अलग अलग जगह जाकर
एक ही विषय पर जानकारी हासिल करके लाते हैं। उसके अलावा क्योंकि अगर बड़े लेवल का सर्वेक्षण है तो जो भी तथ्य आपने प्राप्त किए हैं उनके संपादन के लिए, वर्गीकरण के लिए, सारणीयन के लिए आजकल कंप्यूटर पर काम किया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों को स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि कार्यकर्ताओं का चुनाव कैसे किया जाए और उन्हें किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए। उसके बाद है सर्वेक्षण का संगठन। जो भी मैंने बताया कि कई लोगों की इसमें आवश्यकता होती है। कई बार उसके लिए हमें एक केंद्रीय कार्यालय भी स्थापित करना पड़ता है, यानी एक सर्वेक्षण किस जगह पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होगा उसके लिए एक संगठन बनाया जाता है। उसमें केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया जाता है। विभिन्न कार्यकर्ताओं के अलग अलग दल बनाए जाते हैं। एक सर्वेक्षण समिति होगी, उसमें फिर कुछ उप समितियाँ होगी, जैसे एक बजट उप समिति हो सकती है जो कि बजट को देखे कि कितना खर्च हो चुका है, कितना और होगा। निदर्शन निकालने के लिए अलग अलग उप समिति हो सकती है। प्रतिवेदन बनाने के लिए अलग उप समिति हो सकती है। तो ये सारी समितियां मिलकर सर्वेक्षण करती हैं। तो इसके लिए एक सर्वेक्षण का संगठन हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद है पूर्वगामी सर्वेक्षण। ये मैंने कल आपको सर्वेक्षण के प्रकार में भी बताया था कि सर्वेक्षण जो मुख्य सर्वेक्षण है उसे करने से पहले एक पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जाता है, पायलट सर्वे किया जाता है। यानी छोटे पैमाने पर मूल सर्वेक्षण का जो कार्य है उसको छोटे पैमाने पर करके देखा जाता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो भी अध्ययन की पद्धति हमने अपनाई है वो समुचित है या नहीं। यानी जो जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो जानकारी उस पद्धति से निकल कर आ भी रही है कि नहीं आ रही। आपने जो प्रश्न बनाए हैं वो हो सकता है निरर्थक हो, वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो, जो कि उत्तरदाता को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो कौन से प्रश्न बदलने हैं, कौन से प्रश्न इर्रेलेवेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें समझ में आ जाती है। निदर्शन हमारा पर्याप्त है या नहीं है, निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मुख्य सर्वेक्षण से पहले एक पूर्वगामी सर्वेक्षण भी किया जाता है। उसके बाद फाइनली फील्ड में निकलता है एक सर्वेक्षणकर्ता और तथ्यों का संकलन करता है। वास्तविक सर्वेक्षण कार्य जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। ये सारी प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन थी जो कि एक अध्ययन से पहले की जाती है। यहाँ पर आपने एक विधि का जो चुनाव किया है उसके आधार पर जो सर्वेक्षण करता है वो फील्ड में जाकर लोगों से जानकारी हासिल करता है, तथ्य संकलित करता है। यहाँ ध्यान ये इस बात का रखना होता है कि तथ्य जो है वो पूर्णतः पक्षपात रहित हो, यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी पक्षपात से ग्रसित न हो, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, और वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से तथ्यों की जांच करे और कई बार अवलोकन विधि का भी सहारा ले, ताकि आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके हाव भाव को समझ सके, उनकी सराउंडिंग को समझ के भी आप अध्ययन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब तथ्य संकलित हो जाते हैं उसके बाद तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। संपादन का मतलब होता है जब हम सारे एकत्रित तथ्यों को एक जगह रखते हैं उसके बाद हम उनमें से अनावश्यक सूचनाओं को निकाल देते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि आप डेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो हो सकता है आपके अध्ययन के लिए उतनी रेलेवेंट ना हो। आपने सिर्फ एक कंटिन्यूएशन में उन चीज़ों को कलेक्ट किया है, तो अनावश्यक सूचनाओं का संपादन कर दिया जाता है, सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से जमा दिया जाता है। उसके बाद उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जो समान प्रकृति के तथ्य होते हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। और उसके बाद सारणीयन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु कुछ सारणी या टेबल्स जिसे हम कहते हैं वो बनाई जाती है। ऐसा करने से वर्गीकृत तथ्य जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, अर्थपूर्ण हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं, और उनको आप तुरंत कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं तथ्यों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण। यानी जो तथ्य आपने प्राप्त किए, जब आपको वो एक वर्गीकृत सारणीकृत फॉर्म में दिखते हैं तो उन तथ्यों से हम अर्थ निकालते हैं। तथ्यों और घटनाओं और विभिन्न जो चर हैं उनके बीच में क्या कोरिलेशन है। अगर टीवी देखने का टाइम बढ़ता है
तो फैमिली टाइम कम होता है। अगर हम कुछ ऐसा अध्ययन कर रहे हैं कि एक परिवार जो है वो अपने परिवार के सदस्य जो है वो एक दूसरे को कितना टाइम देते हैं, तो अगर आपने ये देखा कि उनकी टीवी वॉचिंग टाइम जो है या मोबाइल पर काम करने की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ आपको दिखे कि वो अपने घर वालों के साथ कम समय व्यतीत करें। तो ये कंपैरिजन जब आपके सामने एक टेबल होगी तो उसमें वो नज़र आएगा। तो उसके आधार पर आप उनके सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं, कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकते हैं और धीरे धीरे किस विशेष दशा के लिए कौन से परिणाम या घटनाएं उत्तरदायी है ये हम समझ सकते हैं। और इसके बाद हम वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं और सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन करते हैं। यानी एक जगह अध्ययन करने पर जो तथ्य हमें ज्ञात होते हैं, अगर वही परिस्थितियां दूसरी जगह हो तो भी वही रिजल्ट आएंगे। इस प्रकार से उसका सामान्यीकरण किया जाता है। अंतिम जो चरण होता है वो है प्रतिवेदन का निर्माण एवं प्रकाशन। प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट जो ओवरऑल अपने डेटा कलेक्ट किया है, उसका सामान्यीकरण किया है, विश्लेषण किया है, उसके आधार पर जो वैज्ञानिक निष्कर्ष हमने निकाले हैं उनको, उन परिणामों को एक अच्छी भाषा में एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छी भाषा का मतलब यहाँ पर क्लिष्ट या कठिन भाषा नहीं है, सरल भाषा, स्पष्ट भाषा जिसमें कोई द्विअर्थी शब्द ना हो और बिल्कुल क्लियर तरीके से जो कुछ भी एक सर्वेक्षणकर्ता ने अध्ययन के दौरान प्राप्त की जानकारी उसे वो ठीक तरीके से प्रस्तुत कर सके। यहाँ पर कुछ ग्राफ्स भी बनाए जाते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी होता है और अलग अलग तरीके से चित्रों के माध्यम से उसे बनाया जाता है। भाषा उसकी सरल एवं बोधगम्य होना अति आवश्यक है। समस्या का विश्लेषण किया जाता है और साथ में यहाँ पर कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर अंतिम तौर पर उन निष्कर्षों को, जो प्रतिवेदन है, उसको हम प्रकाशित भी कर सकते हैं, अर्थात पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरण हैं जिनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण कर सकते हैं।